रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़े दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहां इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीजों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूं। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं। लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। इस आमराना दौर में शख्सी आजादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहाँ एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आज़ाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सजा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निजाम इमरान खान साहब का दुश्मन है। लेकिन इस वक्त निजाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं
ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सलामत खान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है, और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं, और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। ना है, बल्कि आप इमरान खान साहब के अहकामात को फॉलो करें। जो इमरान खान ने कहा था हम उसको दोबारा ट्वीट करवाना शुरू करेंगे, यानी वही चीज़ें जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से पहले ट्वीट की जा चुकी हैं। जो अहकामात इमरान खान साहब ने दिए थे कि मेरी कैद तन्हाई की सूरत में क्या करना है, और स्ट्रीट मूवमेंट कैसे चलानी है, किस तरह का एहतजाज करना है, ड्रोन हमलों के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, और अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते थे, मौजूदा हुकूमत और उसकी लिजिटिमेसी के बारे में इमरान खान की क्या राय थी। तो वो तमाम चीज़ें जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भुला चुकी है, वो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से उन्हें अब बारी बारी दोबारा शेयर किया जाएगा और ये सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक कुछ लोग आ जाते थे वहाँ पे आके एक मेला सा लग जाता था अडियाला के बाहर, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा, उसको उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और अब स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, क्योंकि सुहेल अफरीदी को कहा था स्ट्रीट मूवमेंट करें और जुनेद अकबर को कहा था कि आप कमेटियों को छोड़ें और जाकर तंजीम साजी करें। तो अब तक की इतला के मुताबिक ना तो तंजीम साजी मुकम्मल हुई है और ना ही स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोई फोर्स बनाई गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जो ऐलान किया वो मैं हैरान हो गया उसको पढ़ के। यानी उन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फोर्स हम बना रहे थे, उसके लिए हमने 60,000 कारकुनान ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है। इनको ये 60,000 का फिगर बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। 60,000 बेशक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। यानी 60,000 का फिगर अगर देती MQM तो अच्छी बात थी, 60,000 का फिगर अगर देती कोई और छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी तो वो भी अच्छी बात थी। अगर जमात इस्लामी भी होती तो वो अब तक 2-3 लाख का फिगर दे चुकी होती। इसमें कभी संजीदगी दिखाई नहीं गई। एक MPA ने 60,000 वोट लिया हुआ है, एक MNA ने 1 लाख से जायद वोट लिया हुआ है। जिस सूबे में इतने बड़े पैमाने पर वोट पड़े कि बगैर मखसूस नशस्तों के 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई, उस सूबे में 60,000 नौजवानों का क्लेम करना ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो भी एक तंजीम बनाई गई है या फोर्स बनाई गई है, उसके लिए कोशिश की नहीं गई। कोशिश ये होती है जो इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं,
हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में 60,000 इन्होंने बंदा रजिस्टर किया है। 60,000 तो मकामात होने चाहिए थे जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, और अब तक तो 10-15 लाख नौजवान कम से कम साथ होना चाहिए था इस तंजीम के, लेकिन इस पर तवज्जो दी नहीं। 1-2 दफा इसके बारे में बात की, फिर दोबारा बात करना बंद कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस पर बोले ही नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो इमरान खान की रिहाई से ज्यादा इन चीजों की तरफ थी जिन चीजों पे मीडिया निशानदेही कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अपनी सफाई पेश की है, और सफाई पेश करते हुए वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आइन और कानून के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, और जो भी हमारे इस्तेहकाक या हमने जो फ़ायदे लिए हैं या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ज़्यादातर चीज़ें पुरानी हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें नई हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 99% चीज़ें पुरानी हैं, हमने तो सिर्फ कुछ चीज़ों को तब्दील किया है। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी तासुर गलत है कि कोई नई सहूलत फराम की गई है, ये बाकी सूबों को ये सहूलत हासिल है, तो हम चाहते हैं कि उसको सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान की तरह कर दिया जाए। और ये हर दौर में कहा जाता रहा है, हर दौर में बार बार ऐसी करारदादें आती रही हैं, तो ये पहली मरतबा नहीं आई। असला लाइसेंस के बारे में भी उन्होंने सफाई पेश की। रेस्ट हाउसेज में क़याम के मुतालिक उन्होंने कहा जी ये तो पहले से इजाज़त है, और बाकी चीज़ों में भी पहले से इजाज़त मौजूद है, तो हमने कुछ भी नया नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शफाफियत, आइनी बालादस्ती और अवामी मफाद के उसूलों के तहत अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। लेकिन नहीं, जो मौक़िफ़ दिया ना 3 सहाफ़ियों ने, मुझे उसमें बड़ी जान नजर आई। अहमद बड़ाइश साहब, उन्होंने इसको बहुत अच्छा रिपोर्ट किया। मोहम्मद फ़हीम साहब बड़ा शानदार रिपोर्ट किया, और किस्मत खान ने बहुत अच्छे सवाल उठाए। देखिए, पहला सवाल तो ये बनता है, जो ये बार बार कहते हैं कि जनाब हमने कोई भी तब्दीली नहीं लाए, तो 5 तब्दीलियां तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और ये बाकायदा अब मीडिया की जीनत बनी है। नंबर 1, वो कहते हैं जी कि जो बीवियां हैं अरकान असम्बली के, उन्हें जो है वो ताहयात असम्बली कार्ड मिलेगा, जैसे ID कार्ड होता है, और उसकी बड़ी इज्जत की जाएगी। नंबर 2, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पर VIP लॉन्च इनको मिलेंगे, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इनको दिए जाएं, ताहयात दिए जाएं। ताहयात, जो जब से आसिम मुनीर साहब को ताहयात इस्तिस्ना मिला है ना, या ताहयात फील्ड मार्शल वो बने हैं, तब से ताहयात का लफ्ज़ बड़ा पसंद आ गया सबको। सरकारी अफसरान की तरह इनको क्लब की मेंबरशिप भी चाहिए, और ज़ाती गाड़ियों के शीशे काले करने हैं। साथ ही साथ ये जो 4 लाइसेंस इनको असले के मिलते थे, उनको 8 लाइसेंस करार दिया गया। उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है जनाब वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला बड़े संजीदा हैं। लेकिन जो अहम सवाल आते हैं ना, वो फिर अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, अगर ये शफाफियत थी और ये कवानीन बड़े शफाफ तरीके से लाए गए थे, तो चंद सवालात जो हैं वो जन्म पा चुके हैं। नंबर 1, अगर ये कानून 30 अप्रैल 2026 को असम्बली ने मंजूर किया था, तो 6 मई 2026 को उसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी, और 7 मई को उसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया था। तो उसे सूबाई असम्बली की ऑफिशियल वेबसाइट पर मंजूर शुदा कवानीन की फहरिस्त में क्यों शाया नहीं किया गया, इसको छुपाया क्यों गया? अगर तो ये कानून पास करवाना था, तो ये कानून शाया क्यों नहीं किया गया, इसे मंजूर शुदा कवानीन की फहरिस्त में क्यों नहीं डाला गया, और इस कानून का सरकारी और मुस्तनद मुसवदा अवाम की तस्दीक के लिए बाकी कवानीन में क्यों मौजूद नहीं था? यानी अगर आप एक कानून पास कर रहे हैं और छुपा के पास कर रहे हैं, तो उससे शक व शुबा पैदा हो जाता है ना। जैसे पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जहाज खरीदा, लेकिन उन्होंने इतने गंदे तरीके से हैंडल किया कि वो उनकी छेड़ बन गया जहाज। अब वो परेशान है, यानी वो कहते थे कभी हम जनाब इस वजह से खरीद रहे हैं, कभी कहते हैं इस वजह से खरीद रहे हैं। वो बहानेबाजियां कर करके उन्होंने जहाज को अपनी छेड़ बना लिया, वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए था। इसी तरह इन्होंने जितना छुपाया इस कानून साजी को, उससे ये सूरत पैदा हो गई है। फिर एक और जो चीज उठी वो ये है कि कोई भी रुकन असम्बली होगा जिसको लगेगा उसका इस्तेहकाक मजरू हो गया है, तो उस पर कार्रवाई के लिए एक जुडिशल कमेटी कायम की जाएगी असम्बली के अंदर। ये कमेटी असम्बली के इस्तेहकाक से मुतालिक जराइम पर फैसला करने और सजाएं सुनाने का इख्तियार रखती होगी, ये किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहले कमेटी जायजा लेगी कि आया किसी शख्स ने असम्बली, इसकी कमेटी या इसके किसी रुकन का इस्तेहकाक की खिलाफवर्जी की है या नहीं। अगर खिलाफवर्जी हुई है तो मामला जुडिशल कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। जुडिशल कमेटी को गवाहों को तलब करने, रिकॉर्ड मंगवाने, हलफ लेने और कार्रवाइयां चलाने के इख्तियारात जैसे जजों को हासिल होते हैं, वैसे उनको हासिल होंगे। और कमेटी की जानिब से सुनाई गई सजा पर अमल दरामद भी अदालती निज़ाम के जरिए किया जाएगा। कानून के मुताबिक जो शख्स जुडिशल कमेटी के फैसले से मुतासिर हो, वो अपील स्पीकर असम्बली के पास दायर कर सकेगा, और स्पीकर का फैसला हतमी होगा, यानी किसी भी जगह या किसी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। अब ये क्या है? ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है नाज़रीन, कहीं और नहीं हो रहा। और इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 60,000 कारकुनान इकट्ठे किए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई तवज्जो नहीं है इमरान खान की रिहाई पे, मैं आपको सच बता रहा हूं।
ये सिर्फ इक्तदार के भूखे लोग हैं और इक्तदार में आकर बैठ गए हैं। अगर इमरान खान की रिहाई पे तवज्जो होती ना, तो इन्होंने आते ही जो सबसे पहला वादा किया था वो क्या किया था, याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम वो जो कानून पाकिस्तान की फौज को ये इख्तियार देता है कि वो हमसे पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा पे ऑपरेशन करे, वो कानून हम आते ही खत्म कर देंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन 1% की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उस मामले को अदालत में फंसा दिया गया ताकि जब भी कोई पूछे तो हम कहेंगे जनाब वो तो हमने कोशिश की है लेकिन वो हो नहीं रहा। भाई आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आपके पास सूबाई असम्बली में अक्सरियत है, आप उसके मुकाबले में एक और कानून लाकर उसे खत्म कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है अदालत में जाने की। एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून था, तो एक्शन इन एड सिविल पावर जो कानून है, आते ही सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था मैं इसको खत्म करूंगा, गंडापुर ने भी कहा था मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन दोनों ने इसको खत्म नहीं किया। वो कानून आज भी मौजूद है। उसी कानून के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 डिफरेंट एरियाज में, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी जारी है, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था। तो ये हुकूमत खुद ऑपरेशंस करवा रही है, जबकि इमरान खान साहब ऑपरेशंस के खिलाफ थे। अभी ड्रोन हमले 74% ज्यादा हो गए हैं, जबकि इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था FIR दो, इन्होंने अभी तक एक भी FIR नहीं दी। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इन लोगों को इमरान खान का हुक्म या इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उससे ज्यादा अपना इक्तदार अजीज है, और ये इक्तदार से बाहर देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अहमद फरहाद साहब, उनके फैमिली के सोर्सेज ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, और अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी देर पहले मिली है, और ये इन्फॉर्मेशन तस्दीक शुदा है। अहमद फरहाद साहब पे लगातार दबाव डाला जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि एक वीडियो बनाओ जिसमें जो कुछ आपने कहा और किया उसको आप गलत करार दो। एक वीडियो बनाओ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इकदामात को गलत करार दो। तो उनसे जबरदस्ती एक वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और यही दबाव कुछ दिन पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने कहा कि वो डाला जा सकता है शौकत नवाज मीर के ऊपर भी। लाजमी बात है उन पर दबाव डाला गया होगा। मुझ पे भी 4-5 महीने एक ही दबाव था कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियोस चाहिए हमें, कैमरे लेके आ जाते नहीं, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसको गाली दो, उसको बुरा कहो, ये कहो जनाब ये मैंने किया, वो उसने किया, ये सारा कुछ गलत है। यानी यहाँ पे बैठ के वीडियो बना के अपने मौक़िफ़ को गलत साबित करो। तो अहमद फरहाद को कहा जा रहा है कि तुम एक वीडियो बनाओ, उन पर दबाव डाला जा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। उन्होंने अभी तक किसी भी किस्म की कोई वीडियो बनाने से इनकार किया है, लेकिन एक बड़े अहम सोर्स से ये पैगाम जरूर आया है कि अहमद फरहाद पे जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि आप एक वीडियो बनाएं, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपकी कैद लंबी होती चली जाएगी। तो तमाम कश्मीरियों से मेरी गुजारिश है कि शौकत नवाज मीर साहब के लिए, अहमद फरहाद साहब के लिए, और जो बाकी लोग इस वक्त कैदोबंद की सऊबतें काट रहे हैं, उन सब के लिए आवाज उठाएं। और हर पाकिस्तानी को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ कश्मीरियों का यह मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। तो सबको इसके ऊपर जोरदार तरीके से आवाज उठानी चाहिए। नादरीन ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें आप, ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। ये एक पिकअप है छोटी सी, और ये लेकर जा रही है ताबूत। बलूचिस्तान से ताबूत ही आ रहे हैं, यानी हर चौथे दिन किसी ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ताबूत आ जाते हैं, मजदूरों के ताबूत आ जाते हैं, मेहनत कशों के ताबूत आ जाते हैं, कभी पुलिस वालों के ताबूत आ जाते हैं। ये 10 ताबूत और एक पिकअप में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता है? ये जो अभी पुलिस वालों पे हमला हुआ है, एक तरफ हरनाई का इलाका है, एक तरफ कोयटा है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ते हैं, इनके बीच में पहाड़ी इलाका है। अब ये जो अटैक हुआ है इस मर्तबा, ये जो मुसल्ला जत्थों ने अटैक किया पुलिस के ऊपर एक दिन पहले कोयटा में, ये बड़ा खौफनाक हमला था। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही है। अब इस लड़ाई के जो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने मुझे क्या बताया, ये सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ये बताते हैं कि मुसल्ला जत्थों ने जदीद तरीन असले के साथ पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, पुलिस शानदार तरीके से जवाबी हमले कर रही थी और शानदार लड़ाई लड़ रही थी। और फिर उसके बाद वक्त गुजरना शुरू हुआ, पुलिस की जानिब से फायरिंग कम होना शुरू हो गई, जबकि दहशतगर्दों को सप्लाई लगातार जारी थी। वो फायरिंग तेज करते चले जा रहे थे, जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बलोच नौजवानों ने जो वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने वीडियो पैगामात जारी किए। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम जहां जहां वो राब्ते कर सकते थे, उन्होंने हर तरफ राब्ते किए, सोशल मीडिया पे पैगामात जारी किए कि फौरन मदद भेजी जाए, इंतजामिया फौरी तौर पे असला भेजे, इंतजामिया फौरी तौर पे मजीद कुमक भेजे और पुलिस का साथ दे। लेकिन पुलिस का साथ देने के लिए कोई नहीं आया।
वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए। बहरहाल ये मुसल्लह जत्थों ने हमला किया। पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असलाह चाहिए, हमें ताज़ा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पे बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं, जगह जगह एफसी की चेक पोस्ट हैं। इस पूरे एरिया में फोर्सेस जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है। उनके पास जदीद असलाह भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस मदद करने के लिए नहीं आई।